आज चैप्टर 6 देखेंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सोशल सेक्टर किसको बोला जाता है, सोशल सेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? सोशल सेक्टर में आपका आ जाता है हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा जो वंचित वर्ग हैं समाज के, जैसे एससीज, एसटीज, वुमेन एंड चाइल्ड, है ना, दिव्यांग। उसके बाद आपका वेलफेयर स्कीम्स, न्यूट्रिशन और रिलीफ ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं क्या क्या चीजें सोशल सेक्टर में आती हैं। सोशल सेक्टर में सबसे पहले आ जाएगा आपका एजुकेशन। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और एससीज, एसटीज, चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन, लेबर एंड लेबर वेलफेयर, रिलीफ ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। ये सारा सोशल सेक्टर के अंतर्गत आता है। क्लियर है? इसके अलावा हम इस सेक्टर में देखेंगे क्या, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रोड मैप कैसा रहेगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें सोशल सेक्टर का एक्सपेंडिचर कैसा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या ट्रेंड है, घट रहा है, बढ़ रहा है ना, उस एक्सपेंडिचर को देखेंगे। और वो एक्सपेंडिचर इस सेक्टर के ग्रोइंग इंपॉर्टेंस के साथ में उस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये देखो। उसके बाद इंप्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स, मैं बताया था ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डेफिनेशन, मतलब डिफरेंस क्या होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं, उन नंबर्स की क्वालिटी पे भी डेवलपमेंट पे बात करें तो डेवलपमेंट मीन्स आपके पॉपुलेशन का एजुकेशन कैसा है, बिकॉज एजुकेशन और हेल्थ ये कैसा है, बिकॉज बोथ दीज थिंग्स आर क्रूशियल इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ पॉपुलेशन। अगर आपकी पॉपुलेशन हेल्दी है, वेल एजुकेटेड है, स्किल्ड है, that will lead to more employment and that will further translate to economic growth and then development। ठीक है, क्योंकि जितना लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा कंट्री में, तो आगे आने वाली जनरेशन को उतना ही, until and unless कुछ ऐसा नेगेटिव ना हो, तो लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा ही इकोनॉमी। ठीक है, जैसे फॉरेन इन्वेजन हो गया फॉर एग्जाम्पल, तब उस केस में आपका लेवल ऑफ एजुकेशन हो सकता है कि डिक्लाइन होने लगते हैं। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी है, तो दैट लेवल ऑफ एजुकेशन विल कंटिन्यूसली ग्रो। तो ये हो गया इंप्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स में आपके कुछ इंडेक्सेस आते हैं, जिसको पढ़ेंगे हम, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया। तो ये सारे इंडिकेटर्स में आप देखेंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी या इंडियन पॉपुलेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब नेक्स्ट है उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के जो नॉर्मल पैरामीटर्स पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इंसर्जेंसी हो गया,
रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ कोई भी नॉर्थ ईस्ट का कोई डिस्ट्रिक्ट है जो इंसर्जेंसी से अफेक्टेड है ना, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म से अफेक्टेड है, तो उन डिस्ट्रिक्ट पे वेलफेयर या सोशल इंडिकेटर्स पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करके इनके लिए स्कीम लेके आई थी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। ठीक, तो उसको देखेंगे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के अंतर्गत कैसा प्रोग्रेस हुआ है उन डिस्ट्रिक्ट्स का। फिर उसके बाद टेम्पलेट ऑफ गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस के फील्ड में गवर्नमेंट ने क्या क्या, हालांकि इससे पहले जब हम सेकंड चैप्टर देख रहे थे तो वो एक रफली जो गवर्नमेंट ने 2014 के बाद से जो रिफॉर्म्स लाए थे गुड गवर्नेंस के लिए, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, तो उसको हमने देख चुका है। थोड़ा सा इस सेक्टर में और देखेंगे कि गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या कर रही है, स्पेशली इन सोशल सेक्टर। फिर उसके बाद आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में, तो प्रोग्रेसिंग लेबर रिफॉर्म मेजर्स, जिसमें ई श्रम पोर्टल है, आधार है, लेबर फील्ड में गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है वो देखेंगे। ठीक है, फिर इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, तो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स को हम दोनों साइड से स्टडी करेंगे, एक सप्लाई साइड एक डिमांड साइड। ठीक है, सप्लाई साइड में आपका क्या आ जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से कितनी वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोग आर एक्चुअली वर्किंग, ठीक है, और आर विलिंग टू वर्क, तो उसको देखेंगे, वो हो गया सप्लाई साइड। डिमांड साइड में आपके जो इंडस्ट्रीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, वहां पे डिमांड कितनी है एम्प्लॉयमेंट की, फिर उसको मैच करके देखेंगे डिमांड सप्लाई से मैच हो रही है कि नहीं, तो वो पूरा उसमें हमारे को अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो समझ में आएगा कि इफ पीपल आर विलिंग टू वर्क और जॉब्स अगर जनरेट हो रही हैं तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन। तो सप्लाई साइड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फॉर अर्बन एरियाज, डिमांड साइड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिमांड साइड ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, डिमांड फॉर वर्क अंडर मनरेगा, द ट्रेंड इन रूरल एरियाज। ठीक है, मनरेगा ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसका रेलेवेंस अभी कोविड पेंडेमिक के टाइम से और ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज वी ऑल नो दैट माइग्रेंट वर्कर्स वे आर रिटर्निंग होम, और उस स्थिति में केवल 2 ही फील्ड ऐसी थी जिसमें लोग काम कर रहे थे। हाँ, 2 फील्ड में ही ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड थे उस समय, एक हो गया एग्रीकल्चर, डिस्पाइट कोविड लॉकडाउन एग्रीकल्चर हैज़ परफॉर्म वेल, है ना, अच्छा ग्रोथ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर था और दूसरा एक मनरेगा स्कीम थी जिसके अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है डिस्पाइट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लॉकडाउन्स, है ना, तो दैट मेक्स मनरेगा इम्पोर्टेंट इन कोविड पेंडेमिक सिनेरियो। मनरेगा से बेसिकली रूरल एरिया में ज़्यादा यूज होता है। हाँ, अर्बन एरिया में हाँ, तो जब माइग्रेंट वर्कर्स अर्बन एरिया से वापस रूरल एरियाज में लौट रहे थे तो वहाँ पे उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो दे एनरोल्ड इन मनरेगा एंड उसके बाद वहाँ पे मनरेगा के अंडर में काम किया उन्होंने, तो मनरेगा में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ा है कोविड पेंडेमिक। मनरेगा प्रोवाइड्स 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले स्टार्ट कर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अच्छा हाँ, इसके आगे और है, फिर उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशन सेक्टर में इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, तो स्कूल एनरोलमेंट इसमें देखेंगे, उसके बाद स्कूल ड्रॉप आउट देखेंगे, फिर हायर एजुकेशन देखेंगे, उसके बाद इक्विपिंग द वर्कफोर्स विद एम्प्लॉयबल स्किल्स एंड नॉलेज इन मिशन मोड, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन सी स्किल स्कीम्स लाई है व्हिच इज रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर देन क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल, ये हो गया एजुकेशन सेक्टर। दिस पार्ट इज एजुकेशन सेक्टर एंड दिस पार्ट, ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल। फिर इसके अंतर्गत रूरल हेल्थ केयर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स, प्रोग्रेस अंडर मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर हेल्थ, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है हेल्थ सेक्टर में, और नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम व्हिच वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम। फिर सोशल प्रोटेक्शन फॉर डिग्निटी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कौन कौन सी सोशल सेक्टर में स्कीम्स लेके आए हैं, तो उसके अंतर्गत ये देखेंगे। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एस्पायरिंग रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी को कैसे डेवलप करने का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, उसके अंदर एनहेंसिंग रूरल इनकम्स, ठीक है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर इनकम को भी बढ़ाने की बात की गई है, तो रूरल इनकम में सबसे मेजर एग्रीकल्चर इनकम बढ़ाने का देखेंगे। फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, फिर रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिशन अमृत सरोवर, जल जीवन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गेम चेंजर, और एनहेंसिंग रूरल गवर्नेंस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड देन कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में आपके आ जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स,
और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसके अलावा सोशल सेक्टर में हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट, लेबर रिफॉर्म्स एंड बेसिक नेसेसिटीज। ठीक है, ये हो गया सोशल सेक्टर। फिर रूरल डेवलपमेंट देखेंगे, एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जल जीवन मिशन, जल दूत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, सौभाग्य स्कीम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और स्वामित्व। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, शोज द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, कौन पब्लिश करता है? इट इज पब्लिश बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस अंडर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के अंतर्गत ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस इस इंडेक्स को पब्लिश करता है। The goal is to contribute towards expansion of opportunities, choice and freedom. ठीक है। Next, SDI is a composite index that measures average achievement in human development taking into account 4 indicators. कौन-कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन-कौन से डायमेंशंस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किया जाता है? सबसे पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बच्चे अभी जन्म हो रहे हैं। हाँ, नहीं, वो एट प्रेजेंट डेवलपमेंट सिनारियो ऑफ द कंट्री, आज जन्मा हुआ बच्चा के कितने साल तक जीवित रहेगा। जैसे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी समथिंग नियर 65 इयर्स इन इंडिया। ठीक है, ये आज का है। ठीक है, कल के दिन अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है तो दैट विल कंट्रीब्यूट इन गुड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया, है ना। तो आज के हेल्थ केयर सिनारियो के हिसाब से कि अगर आपको मतलब कौन से हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट्स हो चुके हैं जिसके कारण आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। जैसे कल के दिन जैसे लाइफस्टाइल डिसीजेस हो रही है ना आजकल, लोगों को बहुत ज़्यादा थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम लेके आती है कि अगर आपका BMI, लेट अस सपोज कि आपका BMI अगर एक अच्छे रेंज में है तो आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि लोग कोशिश करेंगे कि एक सही BMI मेंटेन करके चलें, है ना। तो दैट विल इम्प्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना। तो ऐसा कुछ भी स्टेप्स अगर गवर्नमेंट ले रही है या फिर डेवलपमेंट हो रहा है आपके हेल्थ सेक्टर में, तो उससे एट प्रेजेंट सिनारियो पे जिस बच्चे का जन्म हो रहा है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, फिर है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एंड लास्ट इज ग्रॉस नेशनल इनकम। इस ग्रॉस नेशनल इनकम भी देखते हैं और पर कैपिटा इनकम भी देखते हैं। ठीक है, तो आपका ये देखिए, ये पहला हेल्थ इंडिकेटर हो गया, 2 एजुकेशनल इंडिकेटर और फिर ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला पैरामीटर हो गया। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस बेसिस पे इंडिकेटर कैलकुलेट किया जाता है, इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सारे पैरामीटर्स को इक्वल वेटेज दिया गया है। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेंजेस बिटवीन 0 to 1, जहां पे 0 आपका सबसे लोवेस्ट लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दिखाता है, whereas 1 shows the highest levels of human development। यहाँ पे इंडिया पोजीशन एंड ट्रेंड्स इन ग्लोबल SDI। ठीक है, यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज कौन सी? पहला स्विट्जरलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बेसिकली वेलफेयर स्टेट है ना, तो वहाँ पे बहुत सारी सोशल सेक्टर स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती है और प्लस पॉपुलेशन भी बहुत कम है। तो एक तो पर कैपिटा इनकम अच्छी है, उसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन दोनों वेलफेयर स्टेट होने के कारण गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है बोथ इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जनरली अच्छे लेवल पर ही रहते हैं। तो स्विट्जरलैंड इज द रैंक 1 जिसकी वैल्यू है 0.962, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया की कौन सी पोजीशन है? इंडिया का रैंक है 132, वैल्यू कितनी है? 0.633। अब इकोनॉमिक सर्वे साउथ एशियन रीजन से कंपेयर करता है इंडिया का। साउथ एशियन रीजन का HDI कितना है? 0.632, मतलब इंडिया इज marginally performing well as compared to South Asian region। और वर्ल्ड एवरेज कितना है? 0.732। और इकोनॉमिक सर्वे बोलता है इन अपकमिंग ईयर्स वी विल अचीव, इंडिया विल बी समवेयर नियर द वर्ल्ड एवरेज। हाँ, अभी देखिए इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? 67.2। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज 11.9, लगभग 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है। उसके अलावा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज 6.7 और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा 6590। 2017 परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर, तो $6590 पर पर्सन पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड का एवरेज कितना है?
वर्ल्ड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी का 71.4 है, एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग इज 12.8 एंड मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग इज 8.6 और पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम $16,752. अब आ जाता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। व्हाट्स जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स? ये इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ मेन एंड वुमेन इन एनी कंट्री, उसके बेसिस पे ये इंडेक्स को डेवलप किया जाता है। ठीक है, कि आपको मतलब जैसे पार्लियामेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, उसके अलावा वेजेस इक्वल है कि नहीं है। तो ये सारे पैरामीटर्स पे इक्वालिटी को मेजर किया जाता है कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल और नॉट। तो देख लेते हैं मेजर इन इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन डायमेंशंस। कौन कौन से डायमेंशन है? पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा है एम्पावरमेंट और तीसरा है लेबर मार्केट। ठीक है, score ranges between 0 to 1, where 0 means full equality and 1 means full inequality. And similar to SCI, India has been performing better than South Asian countries in this regard and will achieve the global average target in few years. ठीक है, और रैंक क्या है? 122। अब आ जाते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बोलने का मतलब ये है कि हम जनरली पॉवर्टी को कैसे परसीव करते हैं कि उसकी इनकम कितनी कम या कितनी ज्यादा है। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी। बट पॉवर्टी इज नॉट एट ऑल लिमिटेड टू इनकम्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि आपको स्कूलिंग के लिए एक्सेस है कि नहीं, हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस है कि नहीं, है ना। आप मेंटली पुअर हेल्थ में तो नहीं है, तो इवन मेंटली एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स पे भी आप पुअर हो सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स पे आपके पॉवर्टी को देखा जाता है। सबसे पहला पैरामीटर है हेल्थ, ठीक है, जिसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन। सेकंड इज एजुकेशन, जिसमें ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। क्लियर? एंड तीसरा पैरामीटर है लिविंग स्टैंडर्ड्स, जिसके अंतर्गत पहला आ जाता है कुकिंग फ्यूल। आपको प्रॉपर क्लीन कुकिंग फ्यूल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं। दूसरा है सैनिटेशन, ठीक है। तीसरा है ड्रिंकिंग वाटर फेच करने के लिए जैसे महिलाओं को बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता है, तो आपके पास प्योर क्लीन पोर्टेबल वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। हाउसिंग, प्रॉपर हाउसिंग की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, और दूसरा एसेट्स क्वालिटी क्या है। 2022 में 111 कंट्रीज का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर किया गया था, और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत क्या टारगेट रखा गया है कि 2030 तक के सारी कंट्रीज को पॉवर्टी को रिड्यूस करके 50% तक के लाना। अभी की स्थिति में परसेंटेज ऑफ पीपल इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो 2005-6 में पॉवर्टी कितनी थी? 55.1% पीपल वेयर पुअर, which has now reduced to 16.4%. ठीक है, 2019 to 2020. This is in percentage, और वो number of people in crores. तो 2005-6 में 65 करोड़ people were below the poverty line, जो घट के 37 करोड़ हुआ 2015-16 में, and well below the mark 23 करोड़ people 2019-21। बीच में कुछ इसमें इश्यूज भी हुए थे कि आपके पॉवर्टी लाइन को ट्वीक किया गया था, मतलब उसको इस बेसिस पे मेजर कर रहे हैं, उसको चेंज कर दिया गया, जिसके कारण पॉवर्टी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई थी। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट, तो उसको देख लेना कि अभी पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स को यूज किया जाए। परसेंटेज ऑफ पीपल मल्टी डायमेंशनली पुअर एंड डिप्राइव्ड ऑफ ईच इंडिकेटर, ठीक है। अब इसमें एक एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को हम देख लेते हैं। न्यूट्रिशन पे ये 2015-16 में और करंट सिनेरियो में कैसा परफॉर्मेंस है। 15-16 21.1, अभी के स्थिति में न्यूट्रिशन में 11.8 रिड्यूस हुआ है। उसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी वाज 2.2 in 15-16 which has been reduced 1.5% in the year 2019-20। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यहाँ पे भी रिडक्शन हुआ है 5.5 से 3.9 स्कूल अटेंडेंस। कुकिंग फ्यूल सिग्निफिकेंट रिडक्शन 26 से जस्ट हाफ 13.9, ठीक है। सैनिटेशन स्कीम्स लाई थी गवर्नमेंट स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, सैनिटेशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है 24.4% से 11.3%। एंड देन ड्रिंकिंग वाटर अमृत मिशन है ना, तो 5.7 से 2.7। इलेक्ट्रिसिटी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे ध्यान दिया गया था। रिमोट एरियाज में भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई थ्रू सोलर पैनल्स, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन है सबसे ज्यादा।
8.6 से सीधा 2.1। फिर हाउसिंग में अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, है ना, बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है गवर्नमेंट, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन वाली स्कीम है। उसके अलावा आपको एक अमाउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है एज अ सब्सिडी। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत स्कीम्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, इसीलिए 23.5 से सीधा 13.6। एंड देन एसेट्स के केस में 9.5 टू 5.6। ठीक है, तो वी कैन से दैट एमडीआई जो है, एमपीए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अब आ जाते हैं सोशल सेक्टर। तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, सोशल सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है? सोशल सर्विसेज इंक्लूड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, मेडिकल, पब्लिक हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, द वेलफेयर ऑफ एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज, लेबर एंड लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, न्यूट्रिशन, रिलीफ ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। ठीक है, अब इस सोशल सेक्टर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लेबर रिफॉर्म्स, रूरल एम्प्लॉयमेंट और बेसिक नीड्स। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, इस ग्राफ में क्या बता रहा है कि ट्रेंड्स इन सोशल सर्विस सेक्टर एक्सपेंडिचर बाय जनरल गवर्नमेंट, एंड जनरल गवर्नमेंट मींस बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड। तो आप देखिए टोटल एक्सपेंडिचर बार्स, ब्लू बार्स से शो किया जा रहा है। तो सोशल सेक्टर में टोटल एक्सपेंडिचर 80.1 पूरा कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है सिंस 2017-18 से। करंट सिनेरियो में कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन लाख शोन बाय दिस। टोटल एक्सपेंडिचर 80.1 21.3 लाख करोड़। ठीक है, लगभग 25% के आसपास, मोर देन 25%। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी शोन बाय दिस लाइन। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ जीडीपी मतलब 8.3% ऑफ जीडीपी इज द सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। फिर येलो लाइन शोज एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, वो 26.6%। यहाँ पे थोड़ा सा डिप हुआ था बिकॉज ऑफ अदर लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, अदर रिस्पांसिबिलिटीज। उस समय सब्सिडीज वगैरह थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ा, इसलिए सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में यहाँ पे कुछ घटा था। अदरवाइज 25.2 अगेन 25.4 यहाँ पे फिर डिप हुआ था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिप हुआ। एंड उसके बाद फिर अभी 26.1 है 26.6 एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज करंट ईयर में कितना रहा है? 8.3। इस 8.3 में से ब्रेकअप देख लेते हैं, सिर्फ ब्रेकअप देख लेते हैं। एजुकेशन में कितना है? 2.9, हेल्थ में 2.1 जो लास्ट ईयर से रिड्यूस हुआ है डिस्पाइट एन ओवरऑल इंक्रीज इन सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। हेल्थ में एक्सपेंडिचर कम हुआ है, क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हेल्थ में ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन एंड ऑल, कोविड के समय से। अभी सोशल सेक्टर हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ। अदर्स में सेम 3.2 एज अ परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। एजुकेशन में इंक्रीज हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे सेम है और यहाँ पे अदर्स में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब हेल्थ सेक्टर में इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि हेल्थ सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस है? पहला है एलोपैथिक डॉक्टर्स का नंबर कितना है? 13,08,009। आयुष डॉक्टर्स 57 लाख। डॉक्टर पेशेंट रेशियो अकॉर्डिंग टू WHO इज 1 डॉक्टर पर 1000 पीपल एंड द रेशियो इन इंडिया इज 1 डॉक्टर पर 834 पीपल। ये करंट रेशियो है व्हिच इज वेल अबव द मार्क। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि कौन कौन से मेजर इनिशिएटिव्स हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं सिंस 2014 में। मिशन इंद्रधनुष चिल्ड्रन के वैक्सीनेशन के लिए इंद्रधनुष स्कीम लाई गई, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट 2015-16 में फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विस, मैच्योरिटी बेनिफिट्स एक्ट, 6 मंथ्स पेड मैटरनिटी लीव, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन, एचआईवी एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। उसके बाद 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, और पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी। इन 2019-20 सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुमन, ई संजीवनी, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल, सास। 2021 में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। फिर उसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन हेल्थ सेक्टर ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस में हेल्थ सेक्टर ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2020। एंड देन 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान टू एंड टीबी बाय 2025। ट्यूबरकुलोसिस को एंड करने का टारगेट रखा गया है 2025। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन रिवीजन लास्ट चैप्टर में हमने देखा। ठीक है, फिर नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेलीमानस, ये मेजर स्कीम्स हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इंप्रूवमेंट इन हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स। तो ये सारे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं जिसमें से किस किस में
पुअर परफॉर्मेंस है, किस किस में अच्छा परफॉर्मेंस है इसको देखो। हाउसहोल्ड्स विद एनी यूजुअल मेंबर कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस फाइनेंसिंग स्कीम, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस 15-16 में 28.7% था। आज की डेट में इंश्योरेंस कवरेज हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 28.7% टू 41%, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में भी हमने हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखा था, इंश्योरेंस डेंसिटी एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेनिट्रेशन बढ़ा है। उसके अलावा टोटल फर्टिलिटी रेट ये रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है, 2.2 से 2.0 हो गया चिल्ड्रन पर वुमेन। करंट यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड, एनी मेथड, तो फैमिली प्लानिंग मेथड्स पे यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखिए 53.5 से 66.7, व्हिच इज अ गुड थिंग। मदर्स में एट लीस्ट 4 एंटीनेटल केयर विजिट्स, ठीक है, एंटीनेटल और प्रोनेटल। एंटीनेटल का मतलब ये होता है कि आप अपने बर्थ कंट्रोल के लिए सजेशंस लेने जा रहे हैं, तो दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 51.2% टू 58.1%, ठीक है, व्हिच इज आल्सो गुड इंडिकेटर। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स मतलब होता है कि आप प्रॉपरली एक हॉस्पिटल में या फिर किसी एएनएम जैसे ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं उनके माध्यम से बर्थ हो रहा है, तो वो इंस्टीट्यूशनल बर्थ में आता है। तो विच इज अ गुड इंडिकेटर चाइल्ड बर्थ के हिसाब से, इन रिगार्ड टू चाइल्ड बर्थ, उसमें फिर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वगैरह भी रिड्यूस होता है। तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 78.9% टू 88.6%। Infant mortality rate, neonatal mortality rate per 1,000 live births reduced. Infant mortality rate reduced. Under 5 mortality rate has reduced. Children aged 12 to 23 months fully vaccinated based on information from either vaccination card or mother's recall percentage. तो vaccination coverage बढ़ा है. Children aged 12 to 23 months. Clear? Children under age 6 months exclusively breastfeeding. ये increase हुआ है. ठीक है. Children under 5 years who are stunted, reduced wasted, reduced underweight, reduced children under 5 years who are overweight, ठीक है, यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एक बुक है सेपियंस करके, युवल नोआ हरारी, उनकी बुक में ये लिखा हुआ है कि एक कंपैरिजन दिया हुआ है, रफ कंपैरिजन, कि पहले के टाइम पे डेथ्स वगैरह किस लिए होती थी, वॉर्स वगैरह होते थे और फेमाइन्स वगैरह के कारण। आज ज़्यादा, हाँ, आज ओवर ईटिंग के कारण डेथ हो गई। तो ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए भी फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था, इसके लिए भी एक गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। हाँ, फिर वुमेन हु आर ओवरवेट और ओबीज हैज इंक्रीज्ड, व्हिच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। Men who are overweight or obese 18.9 to 22.9, ये तीन पैरामीटर्स आर अ कॉज ऑफ कंसर्न। ओबेसिटी, ओवरवेट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, which leads to lifestyle diseases. Women aged 15 to 24 years who use hygienic methods of protection during their menstrual period has increased, ठीक है। सुचिता योजना एंड ऑल, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम्स आ रही है ना। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी सैनिटरी पैड्स वगैरह को प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री सैनिटरी पैड्स। और हाँ, तो इस सारी स्कीम्स के कारण यहाँ पे अपने को एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज परसेंट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्थ सर्विसेज दैट यू आर यूजिंग, उसके अलावा आप खुद अपना कितना पैसा खर्चा कर रहे हो फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्थ केयर दैट यू आर यूजिंग। तो इसमें इस ग्राफ में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट का परसेंटेज, गवर्नमेंट का शेयर कितना है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इज शोन बाय ब्लू लाइन व्हिच इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। यहाँ पे आप देखिए 2013-14 में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम था, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर 64.2%, ठीक। आयुष्मान भारत स्कीम कब आई थी? 2018 के बाद से आप देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिडक्शन है आपका आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि आपको 5 लाख तक का
कवर मिल गया था, एंड द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन बोथ काउंट्स, प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव। तो 48.8 यहाँ पे आपका आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस फ्रॉम 64.2% इन 2013-14, और यहाँ पे गवर्नमेंट का जो 28.6 था हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये बढ़ के 40.8 हो गया, ठीक है। एंड फर्दर इन 2018-19 में 48.2 रिड्यूस हुआ और 40.6 ये भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, क्लियर। तो अभी गवर्नमेंट को ये बढ़ाने पे ध्यान देना है और इसको रिड्यूस कैसे करें इस पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके लिए इंश्योरेंस कवरेज वगैरह बढ़ाया जा सकता है, इंश्योरेंस स्कीम्स लेके आ सकती है गवर्नमेंट। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर इज प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर एज परसेंट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर इज शोन बाय ब्लू लाइन। तो आप देखिए 2013-14 में 6% था एज अ परसेंट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, ठीक है। 18-19 में ये हो गया 9.6। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, राइट। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर कितना है? 3.4 इन द ईयर 13-14, और ये यहाँ पे क्योंकि आपका इंश्योरेंस कवरेज भी बढ़ा है, पेनिट्रेशन बढ़ा है, डेंसिटी बढ़ी है, जिसके कारण यहाँ पे आपका प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 3.4 टू 6.6, क्लियर। अब आ जाते हैं स्कीम्स इन हेल्थ सेक्टर, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में कौन कौन सी स्कीम, सबसे मेजर स्कीम है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत 2018, इसमें दो काउंट्स पे गवर्नमेंट ने काम किया, प्रिवेंटिव केयर। तो प्रिवेंटिव केयर के अंतर्गत 1.5 लाख हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डेवलप किया गवर्नमेंट ने, और दूसरा है प्राइमरी हेल्थ केयर, रूरल एंड अर्बन पीएचसीज। प्रोटेक्टिव केयर में क्या किया? नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। Scheme offers every Indian citizen an insurance cover of ₹5 lakhs. Additionally, it offers a wide range of medical services to over 50 crore Indians. सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो ये हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जैसे ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, उससे ऊपर होता है सेकेंडरी और उससे ऊपर होता है टर्शियरी, जहाँ पे बड़े बड़े एलिमेंट्स के लिए जहाँ पे बड़ी बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। फिर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों इंक्रीज हुए। उसके बाद सेकेंड है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें पहला यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें 12 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष स्कीम, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद वैक्सीन 220 करोड़ वैक्सीन प्रोवाइडेड, 97% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट एटलीस्ट 1%, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 97% एटलीस्ट 1 डोज लिए हैं, और 90% पॉपुलेशन हैज टेकन बोथ डोजेस। इसके अलावा मोबाइल ऐप कोविन पोर्टल लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसी के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते थे वैक्सीनेशन के लिए। फिर एक स्टेट गवर्नमेंट का भी एक ऐप आया, क्लियर। उसके अलावा ई संजीवनी, इंडिजिनस कॉस्ट इफेक्टिव टेलीमेडिसिन, ठीक है। ये आपको सेकेंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो सेंटर्स हैं, है ना, उसमें आपको क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे आप बाहर नहीं निकल सकते थे, आपको अगर कोई किसी प्रकार का एलिमेंट है ना, और आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर से, तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा रही थी। टेलीमेडिसिन का मतलब है कि आप फोन कॉल, वीडियो कॉल के माध्यम से आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, क्लियर। फिर डीवर्मिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, क्योंकि चिल्ड्रन में स्टंटिंग, है ना, अंडरवेट, स्टंटिंग, वेस्टेड होने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है बम्स, है ना, बच्चों में। हाँ, हाइट से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड, वेस्टेड इज रिलेटेड टू वेट, स्टंटिंग इज रिलेटेड टू हाइट, ठीक है, और अंडरवेट भी वेट से रिलेटेड है, वेट और हाइट दोनों को मेजर किया जाता है। तो स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड ओवरवेट, अंडरवेट, these are all related to deworming, वर्मिंग, वर्म्स के कारण होता है, ठीक है। तो ये डीवर्मिंग प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें साल में 2 बार
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, नेशनल डी वर्मिंग डे मनाते हैं। कौन सा, 10 फरवरी एंड 10 अगस्त। उसके बाद ये स्कूल्स में और आंगनबाड़ी में। अब इसमें बताया गया कि वर्मिंग कैसे आपके कैसे प्रोडक्टिव लाइफ क्वालिटी को अफेक्ट कैसे करता है। तो दो हो सकता है, एक तो वर्मिंग के कारण स्टंटिंग हो सकता है, दूसरा हो सकता है एनीमिया। स्टंटिंग के कारण स्कूल एब्सेंटिज्म और इयर्स ऑफ स्कूलिंग रिड्यूस होगी, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। दैट विल फर्दर ट्रांसलेट इनटू लेसर एम्प्लॉयबिलिटी, है ना, क्योंकि आपका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है, प्रॉपर इयर्स ऑफ स्कूलिंग जितनी होनी चाहिए तो वो नहीं हुई है, फिर स्किल्स नहीं है आपके पास, तो उससे फिर एम्प्लॉयबिलिटी घटेगी और उसके कारण आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है ऑफ योर कंट्री वो खराब होगा, ठीक है। एनीमिया में वैसे कॉग्निटिव फंक्शन और उसके कारण फिर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब आ जाते हैं रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपके गांव में क्या होता है, सब सेंटर होता है, ठीक है। मोस्ट पेरिफेरल कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड कम्युनिटी मैन्ड बाय वन हेल्थ वर्कर, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, एएनएम बहन जी एंड वन हेल्थ वर्कर, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर के बीच में एक सब सेंटर होता है, जहाँ पे क्या क्या होता है, एक आपके वन फीमेल हेल्थ वर्कर होता है या फिर एक एएनएम बहन जी, ठीक, और एक मेल हेल्थ वर्कर होता है, सब सेंटर, क्लियर। उसके ऊपर आता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, तो रेफरल यूनिट फॉर 6 सब सेंटर, 6 सब सेंटर के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। इसमें 4 से 6 बेड होते हैं और एक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होता है और एक सब ऑर्डिनेट पैरामेडिकल स्टाफ होता है, ठीक है। पैरामेडिकल स्टाफ मतलब जो कंपाउंडर्स वगैरह हो गए, नर्सेस हो गए, वो पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, या फिर एक्सरे ऑपरेटर्स, जो भी, ये सारे पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर आते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर आ जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 6 सब सेंटर के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है। अब उसके ऊपर आ जाता है 4 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के ऊपर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। इसमें 30 बेडेड हॉस्पिटल या रेफरल यूनिट विद स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, 4 मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन एंड 30 बेड्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक मेडिकल ऑफिसर, 14 पैरामेडिकल स्टाफ, 4 से 6 बेड, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और फैमिली केयर, ये सारे सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, क्लियर। और एक सब सेंटर में फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन पीएचसी एंड सीएचसी, एटलीस्ट 1 फीमेल और एक मेल हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है। सुपरवाइजर 6 सब सेंटर, बाकी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो। ये हो गया हेल्थ सेक्टर कंप्लीट, ठीक है। दूसरा आ जाता है इसके बाद, हेल्थ के बाद एजुकेशन एंड स्किल। तो एजुकेशन एंड स्किल में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है, सबसे पहला है स्कूलिंग,